हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ASR स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, थर्ड है ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों इन तीनों में बेसिकली अंतर क्या है, पहले हम उसको जानेंगे। तो जो है पहले पे आते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो लिखित साक्ष्य नहीं है। जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें कोई भी हमको लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि पाषाण काल में कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है। और सेकंड आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सका। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में हमको लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनको हमने पढ़ नहीं पाए, उनको हमने पढ़ नहीं पाए। जैसे उदाहरण के तौर पर हड़प्पा सभ्यता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। जैसे थर्ड है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं या पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों को पढ़ा जा सका है, दोनों ही उपलब्ध हैं और दोनों को ही पढ़ा है। जैसे उदाहरण के तौर पर वैदिक काल। जो वैदिक काल है या वैदिक काल के आगे की जो काल हैं उन सबको हमने पढ़ा है। वैदिक काल है जैसे हमने वैदिक काल में वैदिक मंत्रों का भी जो है वैदिक मंत्रों के बारे में हमने सीखा। और वैदिक काल के आगे भी जो है जैन धर्म हैं, बौद्ध धर्म हैं, इनको भी हमने पढ़ा और इनके बारे में भी हमने जाना और सीखा। तो चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो हेडिंग डालिए प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में जो खोज की थी इसकी जो किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट। इसकी खोज करता थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो चलिए दोस्तों जो है इसके पॉइंटों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और इसके बारे में जानते हैं। 1820 में जर्गिनस थॉमसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग और लोहे युग में बांटा। दोस्तों जो प्रागैतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांटा। किसने बांटा? जर्गिनस थॉमसन ने। दोस्तों जर्गिनस थॉमसन ने क्यों बांटा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं एक बार, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है, या इसको पाषाण काल भी कह सकते हैं। तो पाषाण काल में दोस्तों पाषाण काल में जो मानव था, पाषाण काल का मतलब है पत्थर का काल, यानी कि मानव ने प्रागैतिहासिक काल में पत्थर का भी इस्तेमाल किया और कांसे का भी इस्तेमाल किया और लोहे का भी प्रयोग जाना, और लोहे के औजारों और कांसे के जो औजार हैं और पत्थर के औजार हैं उन सब के बारे में जाना। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को इन 3 अलग अलग खंडों में इनको बांट दिया है, इसी वजह से कि पत्थर का युग है, यानी कि पत्थर के बारे में मानव ने सीखा, फिर मानव और जो है शिक्षित हुआ और उसने औजारों के बारे में जाना और कांसे का प्रयोग भी उसने धीरे धीरे सीखा। फिर उसके आगे आया लोहे के बारे में भी उसने सीखा। तो धीरे धीरे वो इनका प्रयोग करता गया और सीखता गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे आते हैं भारतीय पुरातत्व के जनक। तो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। दोस्तों पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में भी इसको विभाजित किया गया है। जैसे प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों इसके जो अलग अलग पॉइंट हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि इनका क्या व्यवहार है, क्या इनका रहन सहन, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस जो है टेबल के माध्यम से जानेंगे। जैसे काल, चरण और इसकी लक्षण, गुण, औजार, महत्वपूर्ण स्थल इनके कौन कौन से थे, इन सब के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों काल, इनका काल जो प्रापाषाण काल है उसका काल 25 लाख BC से 10,000 BC तक इनका काल माना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों
कुछ मेरे दोस्तों को बीसी और जो है एडी में भी जो बीसी और एडी में भी कंफ्यूज होते होंगे, तो उनके मैं बता दूं कि बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व और एडी का मतलब होता है ईसवी। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। तो हम आगे आते हैं। और मध्य पाषाण काल का मतलब इसका काल जो था वो 10,000 बीसी से 4,000 बीसी के बीच था। और जो नव पाषाण काल है उसका काल कितने था, 10,000 बीसी से 1,000 बीसी। ठीक है दोस्तों, अब इनके चरण के बारे में हम जानते हैं। पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इस काल को 3 जो है कालों में हमने बांटा है। पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, इन 3 कालों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, पुरापाषाण काल को। और नवपाषाण काल में जो है मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल एक संक्रमण काल है। संक्रमण काल का मतलब ये है दोस्तों कि जो मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल है ये एक समय में ये विकसित हो रहे थे। या इसका मतलब ये है कि एक समय में संक्रमण काल का मतलब क्या है, एक साथ विकसित कैसे हो रहे थे, यानी कि इनका मध्य पाषाण काल के लोग और जो नवपाषाण काल के लोग हैं वो एक साथ कैसे। दोस्तों मैं समझा दूं कि जो मध्य पाषाण काल है और जो नवपाषाण काल है इसमें कई जगह पर लोग मतलब जैसे पत्थरों का औजार है और कई जो चीज़ें हैं उनके बारे में सीख रहे थे। और कई जगहों पर जो मानव है वो और विकसित होता जा रहा था और अच्छे से चीज़ों को सीख रहा था। अच्छे औजार बनाना, अच्छे मतलब मृद भांडों या बर्तनों का अच्छे से इस्तेमाल करना या अच्छे से उनको और अच्छे तरीके से सीखना और ज़्यादा से ज़्यादा विकास वो कर चुका था। इसलिए मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को एक संक्रमण काल, यानी कि ये जो दोनों काल हैं वो एक साथ चल रहे थे। कैसे चल रहे थे, एक साथ चल रहे थे। इसलिए मध्य पाषाण काल और जो नवपाषाण काल को मध्य पाषाण और नवपाषाण काल को एक संक्रमण काल के नाम से या संक्रमण काल भी इसको कहते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है लक्षण या गुण। तो दोस्तों जो पुरापाषाण काल का जो मानव था वो आखेटक का मतलब होता है शिकारी। जो पुरापाषाण काल के जो मानव था वो शिकार भी करता था, खाद्य संग्राहक का काम भी करता था। इसका मतलब ये है कि इस काल का जो मानव है वो शिकारी यानी कि शिकार का काम भी करता था। और खाद्य संग्रह का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक जगह से दूसरी जगह भटकना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा सकता हूँ कि जैसे कहीं पर एक जंगल है, वहाँ पर जो जानवर हैं जिनका ये शिकार करते थे, वहाँ पर अगर जानवरों की शिकार करते करते जानवरों की संख्या कम हो जाती थी तो ये और कहीं यानी कि दूसरी जगह ये पलायन कर जाते थे। ठीक है दोस्तों, कृषि पशुपालक नहीं। दोस्तों इसका मतलब है कि जो कृषि और पशुपालन के बारे में जो पुरापाषाण काल का जो मानव था उसको कृषि और पशुपालन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब बात आती है मध्य पाषाण काल के जो मानव थे वो आखेटक भी थे, यानी कि वो शिकारी अब भी थे, खाद्य संग्राहक भी थे, यानी कि यहाँ से वहाँ भटकते भी थे यानी कि खाने के लिए। और पशुपालन की शुरुआत यानी कि पशुपालन की जो शुरुआत भी हुई वो मध्य पाषाण काल में हुई है। लेकिन जो सही तरीके से जो पशुपालन की शुरुआत हुई है वो जो है नवपाषाण काल में हुई है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत कृषि पशुपालन की जो शुरुआत है या जो समाज का जो स्थायी निवास है तो दोस्तों वो नवपाषाण काल में। तो दोस्तों जो इन्होंने पशुपालन के बारे में सीखा यानी पशुपालन के बारे में अच्छे से सीखा और कृषि के बारे में भी ये जो लोग जानने लगे या अच्छे से कृषि करने लगे, पशु को पालन करने लगे, तो दोस्तों इनको हर जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खेती जहाँ पर इन्होंने शुरू की या पशुओं का जो पालन है वहाँ पर इन्होंने किया तो एक इनकी जो समाज का वो स्थायी निवास यानी कि ये लोग जो स्थायी रूप से एक जगह रहने लगे, यानी एक जगह इन्होंने रहना प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है औजार की। तो औजार में क्वार्टजाइट और सल्क, पुरापाषाण काल के जो लोग हैं क्वार्टजाइट, सल्क और ब्लेड आदि के उपयोग करते थे।
और जो मध्य पाषाण काल के जो लोग हैं वो माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थर यानी कि जो और अब शिक्षित होते गए तो उन्होंने सूक्ष्म पत्थरों का यानी कि जो बोलते हैं पैने पत्थरों का इन्होंने इस्तेमाल किया अपने शिकार के लिए। और जो नवपाषाण काल है उसमें इन्होंने स्लेट के बने औजारों का उपयोग किया। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। अब महत्वपूर्ण स्थल के बारे में हम जानते हैं कि जो अतिरमपक्कम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अतिरमपक्कम तमिलनाडु में है। और जो हथनोरा कहाँ पर, एमपी से है, एमपी में है। यहाँ पर सबसे पहले मानव खोपड़ी यानी कि मानव कंकाल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले, अतिरमपक्कम तमिलनाडु या हथनोरा एमपी से सबसे पहले मानव खोपड़ी या मानव कंकाल के जो प्रथम साक्ष्य जो है वो मिले हैं। अब बात आती है दोस्तों भीमबेटका। तो भीमबेटका कहाँ पर है, एमपी में, नर्मदा घाटी के पास। तो यहाँ से प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य जो मिले हैं, प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बेसिकली तीनों कालों से यहाँ से भीमबेटका तीनों से प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों मिर्ज़ापुर से भी तीनों कालों के, मिर्ज़ापुर कहाँ पर है, यूपी में पड़ता है, यहाँ से भी तीनों काल के औजार प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों मध्य पाषाण काल में आते हैं तो चौपानी भांडो जो कहाँ पर, यूपी में है, यहाँ से मृतभांड के प्राचीनतम साक्ष्य। मृतभांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन से, यानी कि मृतभांड का मतलब क्या है, मिट्टी के बर्तन। ठीक है दोस्तों, सराय नाहर राय कहाँ पर, यूपी में है। बागौर कहाँ पर, राजस्थान। और आदमगढ़ बागौर राजस्थान और आदमगढ़, यहाँ से सबसे पहले पशुपालक के जो है वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों बात करते हैं नवपाषाण काल की, तो बुर्जहोम जो कश्मीर में है, यहाँ से कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे बुर्जहोम है जो कश्मीर में है, गर्त आवास कब्र में, यहाँ पर बुर्जहोम कश्मीर और गुफ़ कराल कश्मीर। तो यहाँ से दोस्तों गर्तवास यानी कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का है जो प्रथम जो प्रमाण प्राप्त हुआ है, यानी कि दफनाने का जो प्रथम प्रमाण प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, बुर्जहोम और गुफ़ कराल से। गुफ़ कराल कहाँ पर है, कश्मीर में, और बुर्जहोम कहाँ पर है, कश्मीर में। ठीक है, अब एक जगह है चिरांद जो जगह है वो कहाँ पर है, बिहार में है। और एक है कोल्डी हवा जो यूपी में है, यहाँ से चावल के प्रथम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो है अब बात आती है खोज पर। खोज जो प्रापाषाण काल है उसमें आग का आविष्कार हो गया था। जो प्रापाषाण काल के लोग हैं उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था, लेकिन जो मध्य पाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग करना सीखा, यानी कि व्यवहारिक रूप से आग का प्रयोग कैसे होता है उसके बारे में जाना। और दोस्तों नवपाषाण काल में लोग जो मानव है वो पहिया, कृषि या समाज में रहन सहन, इनकी सब तरीके से वो शिक्षित हो गया था और कृषि के बारे में अच्छे से जानने लगा, समाज के बारे में और पहिया ये सब चीज़ों के बारे में वो अच्छे से शिक्षित हो गया और जानने लगा। ठीक है दोस्तों, और जो क्वेश्चंस बनते हैं या जो पॉइंट हैं उनको भी हम देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला जो पहला हथियार था वो क्या था, कुल्हाड़ी। सबसे पहले मानव ने किस हथियार का उपयोग किया था, वो है कुल्हाड़ी। मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो धातु थी वो प्रथम धातु कौन थी, तांबा। मानव द्वारा प्रथम पालतू जानवर किसको बनाया गया था, कुत्ता को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ चीज़ें जो है आपको समझ में ना आई हूँ तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उनको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और मेरी आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।